आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी थॉट फ्रॉम एबनॉर्मल साइकोलॉजी 11th एडिशन। इसमें जो है पहले आपको मैं प्रीव्यू दे देती हूँ। बेसिकली पहले हम ये समझते थे कि जो ब्रेन है और बॉडी है ये दो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। मतलब ब्रेन पैथोलॉजी वो जो है वो ब्रेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है और जो बॉडी इलनेस होती है वो बॉडी की किसी इंजरी की वजह से होती है। ठीक है, पहले इनके दरमियान कोई भी लिंक नहीं था, लेकिन जब इवोल्यूशन आई ना तो उसमें उन्होंने ये कहा, उसमें उन्होंने पहले बायोलॉजिकल अप्रोच दी कि बायोलॉजी इसमें क्या कहती है। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनको मेंटल इलनेस के साथ साथ इस तरह की और फिज़िकल प्रॉब्लम भी होती है जो आपस में इंटरलिंक है। जिस तरह साथ में उनको डिल्यूजन भी हो रही होती है और साथ में उनको पैरालिसिस भी हो रहा होता है। मतलब डिल्यूजन हमारी मेंटल पैथोलॉजी से रिलेटेड है। डिल्यूजन का मतलब होता है कि ऐसे हालात आना जो आपके जिसको आप समझें कि ये रियलिटी में चल रहा है चीज़। ठीक है, और पैरालिसिस मतलब आपको फालिज पड़ता है। तो ये पैरालिसिस फिज़िकल स्टेट है और जो डिल्यूजन है ये मेंटल स्टेट है। तो ये दोनों एक ही बीमारी में एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था जनरल पैरेसिस। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पैरेसिस होता है उन लोगों को साफिलिस भी होता है। साफिलिस का मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये जो है ना जेनिटल ऑर्गन में एक इन्फेक्शन होता है एक छोटे से ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो ये उसमें होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब देखें जिस तरह साइफिलिस एक बॉडी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और जो पैरेसिस है वो मेंटल इलनेस भी उसमें है। तो उन्होंने ये बात प्रूव करने की कोशिश की जो माइंड है और जो बॉडी है इनके दरम्यान में लिंक है और दोनों जो है वो बॉडी में किसी इलनेस की वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है या ब्रेन में किसी इलनेस की वजह से आपकी बॉडी का इफेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने इसके दरम्यान में कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की। फिर बाद में लिविस पास्टर ने भी वो जर्म थ्योरी दे दी और उसने बताया कि जो बॉडी में एक मिनरल ऑर्गेनिज्म होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इन दोनों का एक लिंक जो है वो क्रिएट किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक बीमारी में जो है ये साइकोपैथोलॉजी और की जो कॉज है वो बायोलॉजिकल हो सकती है तो फिर बाकियों में क्यों नहीं हो सकती। बाद में फिर जेनेटिक्स आ गई। ठीक है, जेनेटिक्स में उन्होंने क्या कहा, जो फ्रांसिस गल्टन था वो ओरिजिनेटर था जेनेटिक रिसर्च में, ट्विन्स की रिसर्च की थी उसने ये कहा था कि जो जेनेटिक्स होती है ना, जेनेटिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल इलनेसेस होती हैं, वो फैमिलीज़ में रन करती हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे मूव करती हैं। तो उसने ये बताया कि हेरिटेबल होती हैं जिस तरह के स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन वगैरह। अच्छा, फिर बाद में यूएस में ना जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो तब जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स थे वहाँ पे। तो जो हुकूमत थी ना वहाँ की, उन्होंने एक ईयू जनरेशन चलाई, सॉरी ईयू मूवमेंट चलाई। ईयूजेनिक मूवमेंट जो होती है ना, ये ऐसी मूवमेंट थी जिसमें आप एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में ना इंटरकोर्स रोक देते हैं लोगों का ताकि वो आपस में जो है ना इंटरकोर्स ना कर सकें, ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो जो अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स है ना जो हमें नहीं चाहिए वो आगे जो है ना जाएँ, अनहेल्दी चीज़ें आगे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि आगे उनको जो है ना हेल्दी जनरेशन चाहिए थी। इसलिए उन्होंने इंटरकोर्स रोक दिया था ताकि पॉपुलेशन कम हो सके और ऐसे लोगों से बच सकें जो इलनेसेस आगे जो है ना ट्रांसफ़र करेंगे। देन आ जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। 1930s में ना सेकल ने इंसुलिन की ना डोजेज देना शुरू की उन पेशेंट्स को जिनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम था। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया जो डिसऑर्डर है उसमें उसने कहा कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है तो वो ढेर अमाउंट में जो है ना इंसुलिन उनको इंजेक्ट करता था। तो ऑलमोस्ट 3/4 जो पेशेंट्स थे ना उन्होंने इम्प्रूवमेंट शो की। लेकिन ये जो इंसुलिन कोमा थेरेपी थी ना इसने बाद में बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क कॉज किए थे। ठीक है, और समटाइम्स ये इरिवर्सिबल कोमा भी क्रिएट कर देता था और डेथ भी हो जाती थी इससे, इसलिए फिर इस चीज़ को रोकना पड़ा। देन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आ गई, ECT। इसमें जो है ना 2 इटालियन फिजिशियंस थे, उन्होंने ये थेरेपी इंट्रोड्यूस कराई थी। ऊगो सर्लेटी एंड लुसिनो बीनी जो थे ना इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक्स देना शुरू किए हेड के साइड्स पे। ठीक है, ये जो है ना एपिलेप्टिक सीजर्स के तौर पे जो है ना एक बहुत अच्छा काम था। मतलब एपिलेप्सी एक बीमारी थी, उसमें ये लोगों के ऊपर जो है ना ये किया करते थे, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिया करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, रूम में जो है 1938 में इस टेक्निक को स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट पे यूज़ किया गया। ये जो ECT ये जो प्रोसेस था इसमें स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को जब आप शॉक्स देते हैं ना तो उसमें काफ़ी सारी उनकी हेल्थ में जो है ना तब्दीली होती है, उनके बिहेवियर में तब्दीली होती है। इसलिए फिर ये जो टेक्निक थी इसको बाद में स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन के पेशेंट्स को ना यूज़ किया जाने लगा और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है और अब भी इसको यूज़ किया जाता है।
फिर 1935 में एक साइकेट्रिस्ट था इगास मोनिस, उसने जो है ना प्री फ्रंटल लोबोटोमी का एक सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट किया। इसमें वो ये सर्जरी करता था और जो प्री फ्रंटल लोब्स थे ना उनका कनेक्शन बाकी ब्रेन के एरिया से काट देता था। ये उन लोगों के लिए था जिनको अग्रेशन प्रॉब्लम था या जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हुए होते थे, उनके लिए ये किया जाता था। इस सर्जरी से के करने के बाद ना लोगों पे ये इफेक्ट होता था कि वो डल हो जाते थे, उनको सीरियस किस्म के कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ के लॉसेस देखने पड़ते थे, ठीक है। और वो एक प्रिसाइज कोहेरेंट कॉन्वर्जेशन जो है ना वो कैरी नहीं कर पाते थे किसी दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है। इससे ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आप फिज़िकली किसी भी चीज़ में इंटरप्रेट करते हो या फिर आप किसी भी चीज़ में मुदाखलत करते हो ना, तो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है। मतलब इवोल्यूशन यही थी ना कि वही बताना चाहते थे कि हमारे ब्रेन और हमारी फिज़ीक में एक कनेक्शन है। दैट्स ऑल।